प्रिय विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे थे आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया से चले जाते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी छत्रपति बनते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि संभाजी गलत संगत के कारण इनमें बहुत सारे ऐब आ चुके हैं, क्रोधी हैं, झगड़ालू हैं और उससे भी ज्यादा गलत लत के शिकार हो चुके हैं। शिवाजी को भी मालूम था कि मेरे पुत्र संभाजी छत्रपति के पद के लिए सही उम्मीदवार नहीं है, लेकिन शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी गद्दी पर बैठते हैं और मुगलों से संघर्ष पूर्वक जारी रहता है। लेकिन एक दिन संभाजी मुगलों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और आगरा मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में इन्हें लाया जाता है, जहां कुछ शर्तों के साथ औरंगजेब संभाजी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहते हैं। तो संभाजी का जवाब बड़ा ही अजीब होता है, जो बादशाह औरंगजेब को बहुत बुरा लगता है जब वो कहते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए। तो स्वाभाविक तौर पर जो संभाजी मुगल कैद में आने से पूर्व मराठों में एक तरह से अलोकप्रिय थे, वो मुगल कैद में आने के बाद मराठों के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ये सारी गतिविधियां, सारी सूचनाएं मराठवाड़ा महाराष्ट्र में पहुंच रही हैं कि संभाजी इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, और संभाजी का टेढ़ा जवाब सुनकर अकबर उनके एक एक अंग काटने की सजा देता है और पूछा जाता है, अब इस्लाम स्वीकार है? संभाजी औरंगजेब के आगे झुकते नहीं हैं। परिणाम एक एक अंग काटने के बाद अंततः उनके क्रोधित होकर औरंगजेब उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा देता है और संभाजी के शरीर को दक्षिण भारत में घुमाया जाता है। वहां पर दक्षिण के जितने हिस्से हैं वहां पर घुमाया जाता है, एक तरह से भय फैलाने के लिए और मराठों को यह दिखाने के लिए कि मुगल कितने ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यही गलती कर जाता है औरंगजेब। औरंगजेब का यह कार्य मराठों की प्रेरणा का स्रोत बनता है कि जब हमारे नेता अपना बलिदान दे सकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, तो हम भी अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन मुगलों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। परिणाम संपूर्ण मराठा प्रदेश में एक स्वतंत्रता आंदोलन जैसी लहर दौड़ जाती है और मराठे और ज्यादा संगठित होते हैं। चूंकि संभाजी मुगलों की कैद में थे, तो संभाजी के बाद उनके भाई राजा राम छत्रपति का पद संभालते हैं। जल्दी ही राजा राम की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी ताराबाई इस गद्दी को अपने अल्पवयस्क पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठा देती है और ताराबाई उसकी संरक्षिका बनकर
शासन का सूत्र अपने हाथ में लेकर मराठों में जोश भरती है। इसी बीच जो संभाजी का बेटा है शाहू, वो अब मुगलों के कंट्रोल में होता है उस समय, तो मुगलों के पास है, मुगल संरक्षण में है। संभाजी के साथ ये भी शाहू भी साथ जाते हैं, जब मुगलों की कैद में होते हैं तो शाहू भी वहां पर है। अब आप देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 में। ये टर्निंग पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, यहां से मराठा इतिहास भी बदलने वाला है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने भाइयों को युद्ध के मैदान में हराकर मारकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल तख्त-ओ-ताज पर बैठता है, बहादुर शाह प्रथम। अब आप देखिए संभाजी रहे नहीं, राजाराम चले गए, ताराबाई अभी है। बहादुर शाह प्रथम सोचता है, जैसा कि उसके सलाहकार भी बताते हैं, बालक शाहू जो कि मुगलों की संरक्षण में है, मुगलों के पास है आगरा में, अब वो बड़ा हो चुका है, लगभग 26 साल का। बहादुर शाह प्रथम ये सोच रहा है कि यदि मैं शाहू को मुगल कैद से छोड़ दूंगा तो वह सीधा मराठवाड़ा आएगा, महाराष्ट्र आएगा। मराठवाड़ा आकर वो अपनी चाची ताराबाई से क्या कहेगा? ताराबाई से कहेगा, चूंकि मेरे पिता छत्रपति थे, वो मुगल कैद में चले गए, बाद में कुछ समय के लिए तुमने गद्दी संभाल ली, लेकिन इस गद्दी का वास्तविक दावेदार मैं हूं। तो शाहू अपनी चाची से या अपने चचेरे भाई शिवाजी द्वितीय से कह लीजिए, गद्दी की मांग करेगा, और इस तरह इनके बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा मराठों में, जिससे मराठे आपस में लड़ेंगे और लड़कर कमजोर हो जाएंगे। तो बहादुर शाह प्रथम ये सोचता है, इस अवसर का लाभ उठाकर मैं मराठों को दबा दूंगा। दरअसल बहादुर शाह प्रथम की बड़ी ही मजबूरी है कि उसके पिता औरंगजेब विरासत में जो भारत छोड़कर गए हैं, जो साम्राज्य छोड़कर गए हैं, वो कांटों का ताज है। राजस्थान में राजपूत, पंजाब में सिख, दिल्ली के पास सतनामी, रुहेले, बुंदेले, शिया राज्य दक्षिण भारत में, सभी के सभी भारत में विद्रोहों होते जा रहे हैं और विद्रोहों की आग में मुगल साम्राज्य जल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, वहां मराठों ने बिगुल बजा रखा है युद्ध का। ऐसे में बहादुर शाह का यह प्रयास है कि शाहू और ताराबाई मराठे आपस में लड़े, परिणाम मराठों में कमजोर हो जाएंगे। इसका अवसर उठाकर मैं मराठों को दबाकर एक विद्रोह का को शांत कर दूंगा। लेकिन ये बहादुर शाह प्रथम की भूल है। शाहू मराठवाड़ा में आता है, शाहू को एक बड़ा ही योग्य मराठा सेनानायक मिलता है, जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। आप सब जानते हैं कि शाहू मुगलों की कैद से आया है, तो स्वाभाविक रूप से मुगलों के संरक्षण में कह लीजिए, नजरबंद कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, वहां मुगल परिवेश में पला बड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से उसे वो ज्ञान नहीं हो सकता जो एक स्वतंत्र मनुष्य को होता है, तो वह आश्रित तो रहेगा। तो बालाजी विश्वनाथ मिलते हैं, मराठा नेता है, मराठों में इनका अच्छा प्रभाव है। जब मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में शाहू ही गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी है संभाजी के बाद।
तो बालाजी विश्वनाथ बाकी मराठा सरदारों को शाहू के पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे मराठा सरदार बालाजी विश्वनाथ के साथ जुड़ते चले जाते हैं। ताराबाई पर दबाव डाला जाता है कि आप गद्दी का त्याग कर दें। स्वाभाविक रूप से सत्ता का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है, वो अपने पुत्र को छत्रपति बनाना चाहती हैं। जैसा बहादुर शाह ने सोचा अभी तक वैसा ही हो रहा है, लेकिन बड़ी जल्दी ही बालाजी विश्वनाथ इस सारे घटनाक्रम को घुमा देंगे। अधिकतर मराठा सरदार शाहू यानी कि बालाजी विश्वनाथ के साथ होते चले जाएंगे। ताराबाई अकेली पड़ती जाएगी। अंततोगत्वा ताराबाई को गद्दी त्यागनी पड़ेगी, यानी कि शिवाजी द्वितीय को शाहू के पक्ष में मराठवाड़ा का प्रदेश छोड़ना पड़ा। और इस तरह अब नए छत्रपति बनते हैं शाहू। शाहू को छत्रपति बनाने में योगदान है बालाजी विश्वनाथ का। और मैं आपको बता चुका हूं कि शाहू जब मुगलों के संरक्षण में रहा है, ज्यादा ज्ञान नहीं है। बालाजी ने ही शाहू को छत्रपति बनवाया है, यह भी एक तरह का एहसान मान लीजिए। तो बालाजी विश्वनाथ को शाहू अपना पेशवा बना देते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री बना देते हैं। यहां से मराठा इतिहास में एक नया टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। कल तक छत्रपति का पद महत्वपूर्ण था, अब छत्रपति का पद गौण होता चला जाएगा और पेशवा का पद ज्यादा प्रमुख होता चला जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।